Hello students, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक जीके का पार्ट. तो इकोनॉमिक जीके ऑफ 20 दिसंबर 2022 26 ऑफ दिसंबर 2020 आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. और आई कैन से द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2020 इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक जीके. चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ. क्लास को स्टार्ट करते हैं. द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2020 और 20th दिसंबर टू 26th ऑफ दिसंबर. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले बात होती है जीडीपी की. अब जीडीपी क्या होता है बच्चों? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. हिंदी में हम बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद. द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी विद इन एन फाइनेंशियल ईयर. तो एक इकोनॉमी में एक साल में या एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जितना भी पैसा आता है कैन से दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री. तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, ठीक है, जो कि वर्ष के ईयर के खत्म होने से पहले ही जीडीपी का प्रेडिक्शन करती रहती है, एक अनुमान लगाती रहती है कि इस साल देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था इतनी रह सकती है, इतना हो सकता है, एक अनुमान चलता रहता है, ठीक है. अब एक्चुअल वैल्यू तो जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना वो एक्यूरेट थी. बट एक एस्टिमेशंस, एक प्रेडिक्शंस चलती रहती हैं. तो डिफरेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे इसको करती रहती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एजेंसीज होती हैं, दे आर नॉन एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? जो कि क्रेडिट रेटिंग देती हैं, जो कि एक रेटिंग प्रोवाइड करती हैं और आई कैन से फाइनेंशियल कंडीशन बताती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को ये बयान करती हैं. इंडिविजुअल्स के लिए काम नहीं करती है, इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए काम नहीं करती क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. तो ये क्या करती हैं? क्रेडिट रेटिंग देती हैं. उसी तरह से ये देश की जीडीपी का प्रेडिक्शन भी करती है. तो इसी तरह से हमारे पास एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंड्रा, और आई कैन से इंडिया रेटिंग्स. इंडिया रेटिंग्स, इसको मैं इंड्रा भी बोल सकता हूं और इंडिया रेटिंग्स भी बोल सकता हूं. इंडिया रेटिंग्स इसका पूरा नाम. तो इंडिया रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 2020-21 भी बोल सकते हैं हम, फाइनेंशियल ईयर 21 है, या फिर हम बोल सकते हैं 2020-21. तो इसके लिए कितना कर दिया है? -7.8%. -7.8%. ये इंडिया रेटिंग का कहना है कि भारत, इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी कि जो ऑनगोइंग ईयर है, ठीक है, जो अभी इसका फोर्थ क्वार्टर शुरू हो चुका है, जनवरी टू मार्च, ठीक है, जनवरी 2021 टू मार्च 2021, इसका हमारा जो आखिरी क्वार्टर है वो शुरू हो चुका है. तो इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी रहने वाली है? वो रहने वाली है -7.8%. -7.8%. और इंडिया रेटिंग्स ने यह भी बताया कि अगले वर्ष यानी कि 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर 22 में, इंडिया जो है वो 9.6% पे ग्रो करेगा. अब ये नेगेटिव नहीं है, दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव में है. पॉजिटिव 9.6, यानी कि -7.8 से हम जाने वाले हैं +9.6 पे. ये इंडिया रेटिंग्स का एक प्रेडिक्शन. दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज द प्रेडिक्शन. बेसिकली इंडिया रेटिंग्स इज अ सब्सिडरी. दुनिया की जो टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिनका नाम है S&P, स्टैंडर्ड पुअर, ग्लोबल रेटिंग्स, उसके बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, एंड द थर्ड वन इज फिच रेटिंग्स. ये दुनिया की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं. तीनों यूएस की हैं, तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. तो फिच रेटिंग्स की इंडिया सब्सिडरी है इंडिया रेटिंग्स, ठीक है. फिच रेटिंग्स की इंडिया सब्सिडरी है इंडिया रेटिंग्स. फिच का शेयर है इसमें, इस कंपनी के अंदर, इंडिया रेटिंग्स के अंदर. तो इंडिया रेटिंग्स ने बोला -7.8 इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड इन फाइनेंशियल ईयर 22 इट्स +9.6%. तो आई होप समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारत की अर्थव्यवस्था का प्रेडिक्शन किया. इसने बताया कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इंडिया की जो जीडीपी है, ये फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी कि 2020-21 में, अभी मैंने आपको बताया था 2020-21 को वित्तीय वर्ष जो होता है, यानी कि
मैं बोल सकता हूँ 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम एंडिंग ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 21। तो यहाँ पे कितना रहने वाला है, -7.3%, -7.3% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है एज पर द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया 100% एफडीआई इन डीटीएच। देखिए सबसे पहले तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी विदेशी कंपनी का किसी देशी कंपनी में आके, किसी देश में आके पैसा इन्वेस्ट करना, किसी दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट करना। यानी कि अब भारत की बात करें तो इंडिया में अदर कंट्री से इन्वेस्टमेंट का आना, भारत से बाहर किसी भी देश से किसी इन्वेस्टर्स का भारत में आके पैसा लगाना। अब एफडीआई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो हर सेक्टर में, हर फील्ड में डिफरेंट लिमिट है एफडीआई को लेके कि किस सेक्टर में इतना ही फॉरेन कंपनी आके पैसा लगा सकती है, बाकी का जो शेयर होगा। अब किसी कंपनी की टोटल वैल्यू तो 100% होती है, किसी कंपनी की टोटल वैल्यू तो 100% होती है, बट अगर मान लूं कि एफडीआई लिमिट जो है वो 49% है, ठीक है, तो 49% है, तो विदेशी कंपनी जो है वो 49% ही पैसा लगा सकती है, बाकी का जो 51% होगा वो किसी इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइवेट या इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर सरकार का हिस्सा रहेगा, बट वो विदेशी कंपनी इससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती। ये होती है एफडीआई की लिमिट्स। अब डीटीएच, दैट इज डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। डीटीएच, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की हम बात करते हैं, ठीक है। डीटीएच आपने सुना होगा, जैसे हमारे घर में केबल आती है, ठीक है, हमारे घरों पे केबल आती है और एक हम डीटीएच एंटीना लगवाते हैं, छतरी वाला, ठीक है। तो जो केबल आती है, पहले तो केबल चलती थी, आजकल डीटीएच का जमाना आ गया। जो केबल वायरिंग आती है उसमें क्या होता है कि जो केबल ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो केबल ऑपरेटर होता है वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है, वो सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करता है और आगे उसको ट्रांसमिट करता है अपने यूजर्स पे। बट in the case of DTH, in the case of direct to home broadcasting services, DTH, direct to home मतलब ये सीधा ही सैटेलाइट से कैच करता है, इसमें बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं है, जैसे उसमें केबल ऑपरेटर होता है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें सीधा सैटेलाइट से कैच करता है ये, तो DTH, ठीक है। अब DTH ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में इन्वेस्टर लेके आने के लिए, इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए, इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए सरकार ने 100% एफडीआई अप्रूवल कर दिया है। सरकार ने इसमें 100% एफडीआई का अप्रूवल दे दिया है, 100% एफडीआई। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम फर्दर देखें तो इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया, जो एफडीआई तो बढ़ा ही दी, इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं, जो डीटीएच कंपनीज हैं, उनका जो लाइसेंस पीरियड होता है, ठीक है, वो पहले 10 साल का था, एक बार इनिशियली 10 साल का ही लाइसेंस मिलता है, 10-10 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अब लाइसेंस पीरियड को 20 ईयर्स तक कर दिया गया, लाइसेंस पीरियड को बढ़ाकर कर दिया गया 20 ईयर्स, 20 साल, लाइसेंस पीरियड को बढ़ा के कर दिया गया 20 ईयर्स, 20 साल, ठीक है। इसी के साथ साथ जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर बेसिकली फीस लगती है, लाइसेंस फीस जो होती है, लाइसेंस फीस यहाँ पे लगती है, तो वो लाइसेंस फीस पहले 10% लगती थी ऑफ द एजीआर, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 10% यहाँ पे लाइसेंस फीस देनी होती थी। अब वो उसको 8% कर दिया गया, उसको 8% कर दिया गया कि अब ये जो बेसिकली डीटीएच कंपनीज हैं, डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब ये 8% एजीआर, अपने एजीआर का 8% लाइसेंस फी पे करेंगे सरकार को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ और भी अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की बात करूं तो आजकल के टाइम पे केबल ऑपरेटर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं और ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इंक्रीज होती जा रही है। डीटीएच का जमाना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डीटीएच के लिए अब 100% एफडीआई है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद लाइसेंस फीस की हमने बात की, लाइसेंस फीस अब एजीआर का 8% लगेगा। उसके बाद लाइसेंस पीरियड की बात की, पहले 10 साल था, 20 साल हो गया। इसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है ये बेसिकली एनुअल बेसिस पे, ये एनुअल बेसिस पे लाइसेंस फीस भरती हैं, ठीक है, इनको सालाना भरना पड़ता है। अब ये भरेंगी क्वार्टरली बेसिस पे, अब इनको क्वार्टरली बेसिस पे भी भरने का ऑप्शन मिल गया, ठीक है, एक साल इकट्ठी नहीं भरनी है, ठीक है, अभी इकट्ठी भरने की जरूरत नहीं है, आप भर सकते हो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर।
तो 100% एफडीआई इन डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत के लिए अप्रूव किए हैं, तो उनमें से प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, चिराग। अब ये चिराग प्रोजेक्ट क्या है? चिराग प्रोजेक्ट क्या है? छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बेसिकली द आई कैन से द साउदर्न ट्राइबल पार्ट, तो वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे न्यूरिशमेंट की बहुत कमी है, न्यूट्रिशंस की बहुत कमी है। तो उन न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट को पास किया गया, चिराग बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड एग्रीकल्चर के बारे में टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। किसके रिलेटेड? दैट इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन सपोर्टिव फूड, न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक दे रहा है $100 मिलियन। इसके लिए वर्ल्ड बैंक कितना पैसा दे रहा है? $100 मिलियन। $100 मिलियन इसके लिए दे रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो दैट इज इन द छत्तीसगढ़ न्यूट्रिशंस को बढ़ाने के लिए, लोगों में बेसिकली न्यूट्रिशन मात्रा को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो लो बर्थ वेट है, एनीमिया, ऐसे जो बीमारियां इनको डिक्रीज किया जा सके। भारत के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है, हमारे पास पोषण अभियान चल रहा है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, ये ऑनगोइंग है, ठीक है। पोषण अभियान को 2018 में मोदी जी ने झुंझुनू राजस्थान में लॉन्च किया था, और ये पोषण अभियान हुआ या फिर आई कैन से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हुआ, ये चलते जा रहे हैं, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अब चिराग प्रोजेक्ट $100 मिलियन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं, उनको न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। नागालैंड के अंदर, नागालैंड के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, अब इन स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन टीचिंग हुआ, ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल्स हुए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे टूल्स को टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाना और उनको उसकी जानकारी, स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ये सब के लिए नागालैंड के अंदर एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सिंग प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है। तो वी कैन सी वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए दिए हैं $68 मिलियन, $68 मिलियन, $68 मिलियन। तो ये स्टूडेंट और टीचर, प्रोफेसर, सब दोनों की हेल्प करने वाला है। किसके लिए? टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए क्लासरूम टीचिंग हुआ या ऑनलाइन टीचिंग हो, उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए $68 मिलियन। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंड डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ड्रिप 2। इसको क्या बोलते हैं हम? ड्रिप 2, डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, दूसरा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है? इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्ल्ड बैंक अप्रूव कर रहा है दैट इज $250 मिलियन, दैट इज $250 मिलियन। तो भारत के अंदर जो ऑलरेडी डैम्स बने हुए हैं, भारत के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डैम्स जो बने हुए हैं, उन डैम्स को सेफ्टी, उनकी डैम्स की मुरम्मत करवाना, उनको रिपेयर करवाना, उनको और मजबूत बनाना, तो इसके लिए यहाँ पे $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवा रहा है अंदर द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में और बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में, इसको हम IBRD भी बोलते हैं, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, USA में। एंड वर्ल्ड बैंक बेसिकली इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है डेविड मॉलपास। डेविड मॉलपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक की फिर से बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज $500 मिलियन फॉर द ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाईवेज
कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का लोन साइन किया। देखिए ग्रीन हाईवेज, अब ग्रीन हाईवेज कहने का मतलब एनवायरमेंट सेफली, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हों, पोल्यूशन ना हो ज़्यादा, तो ग्रीन हाईवे बनाने के लिए, यहाँ पे ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का लोन साइन किया भारत सरकार ने। बेसिकली ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर भारत सरकार ने टारगेट किया था कि हम 5000 किलोमीटर ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब उसमें से अभी सिर्फ 783 किलोमीटर का ही टारगेट किया गया है, डेट इज अंडर द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। 4 राज्यों के अंदर ये 783 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इट इज 783 किलोमीटर ऑफ हाईवेज टू बी डेवलप्ड इन द राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों के अंदर 783 किलोमीटर को बनाया जाएगा अंडर द ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देन इसको अदर स्टेट्स में प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि टोटल टारगेट जो है वो है 5000 किलोमीटर ऑफ रोड अंडर द ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, अंडर द ग्रीन हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो किसने पैसा दिया? वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है $500 मिलियन, $500 मिलियन। नेक्स्ट इज एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई देशों का बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस बेस्ड एक बैंक है, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मैसाटसुगु असाकावा। क्लियर? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या अनाउंस किया कि ये त्रिपुरा की सरकार को 2100 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, 2100 करोड़ रुपीस का लोन दे रहे हैं, ठीक है, अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 1600 करोड़ जो होगा वो अर्बन डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, शहरी विकास में खर्च किया जाएगा, दैट इज 1600 करोड़, एंड जो 500 करोड़ होगा वो स्टेट के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट साइट्स पे खर्च किया जाएगा त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा जो कि भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, एंड यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव। तो कहाँ पे, किस राज्य को एडीबी ने लोन दिया है 2100 करोड़ का? वो है त्रिपुरा। एंड त्रिपुरा को किसने लोन दिया है? एडीबी ने, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा को पैसा दिया है। नेक्स्ट इज यूएस फाइनेंशियल बॉडी डीएफसी। देखिए डीएफसी एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूएस फेडरल गवर्नमेंट का, यूएस गवर्नमेंट की एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसने क्या अनाउंस किया कि ये भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्टअप करने के लिए $54 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी। $54 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ये भारत में करने वाला है, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्टअप करने के लिए, दैट इज डीएफसी। ठीक है, तो बेसिकली डीएफसी ये पैसा दे रहा है भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। भारत सरकार का नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने के लिए काम, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए काम करता है, जो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करता है। तो दैट इज ऑल्सो अ टारगेट टुवर्ड्स द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2024-25 तक, उसके टुवर्ड्स इसको बढ़ाएगा। दैट इज $54 मिलियन कौन दे रहा है? यूएस की फाइनेंशियल बॉडी डीएफसी। नेक्स्ट इज भारत का 8वां ऑयल एंड गैस रिजर्व, भारत का 8वां ऑयल एंड गैस रिजर्व, दैट इज बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन, अब बंगाल बेसिन बंगाल है तो नाम से ही क्लियर है कि वेस्ट बंगाल में होगा, बट भारत के अंदर इससे पहले 7 ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ऑलरेडी हैं, बट कोई भी वेस्ट बंगाल में नहीं था, कोई भी वेस्ट बंगाल में नहीं है। तो ये भारत का 8वां जो ऑयल एंड गैस रिजर्व है ये वेस्ट बंगाल में बनाया गया, तो ये बंगाल का पहला, ये बंगाल का पहला गैस रिजर्व बनता है, दैट इज बंगाल बेसिन। तो कौन सी कंपनी इसको हैंडल करिए, किस कंपनी का है ये? दैट इज ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का है, बेसिकली इसी का है बंगाल बेसिन। तो ये 8वां है, ठीक है, ये 8वां है, बाकी के साथ भी इसी के पास है। बाकी के साथ कौन कौन से हैं? कृष्णा गोदावरी है, मुंबई ऑफशोर है, असम शेल्फ है, राजस्थान कावेरी है, असम अराकन फोल्ड बेल्ट है, एंड कैम्बे, कैम्बे दैट इज इन गुजरात, गुजरात का एक शहर है कैम्बे। तो ये 7 ऑलरेडी हैं और 8वां अभी बना बंगाल बेसिन, 8वां अभी बना बंगाल बेसिन, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भारत का 8वां और बंगाल का पहला।
नेक्स्ट इज आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ऊपर 3 महीने का रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया। दैट इज पीएमसी क्या है? सबसे पहले तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो कि 2019 लास्ट से, इसके ऊपर 2019 लास्ट से ही रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जो कि एक्सटेंड होती जा रही हैं। लास्ट टाइम आरबीआई ने जून 2020 में इसकी एक्सटेंशंस को 6 महीने तक बढ़ाया था, ठीक है, इसकी रेस्ट्रिक्शंस को 6 महीने एक्सटेंड किया था। अब देखिए पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में काफ़ी डिफ़ॉल्ट हो गया था, मतलब इसमें काफ़ी लॉस में चला गया था ये बैंक, इसके चलते हुए आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अब इस रिस्ट्रिक्शंस को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल, दैट इज इनफाइनाइट इंडिया। इनफाइनाइट इंडिया, ठीक है, ये इनफाइनाइट इंडिया क्या है? ये इनफाइनाइट इंडिया एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्पलाइन सर्विस है, कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज भारत में पैसा लगाती हैं, भारत में बिजनेस बढ़ा रही हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उनको बैंकिंग सर्विसेज और उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं उनके लिए भी काम करना आगे आके, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई की बात करो तो आईसीआईसीआई बैंक वैसे भी बिजनेस के लिए बनाया गया था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बैंक दुनिया के भारत के टॉप 3 बैंक्स में आता है, भारत के टॉप 3 पब्लिक प्राइवेट बैंक्स में आता है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, ये तीनों बैंक आरबीआई के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक डिक्लेयर किए गए हुए हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अभी लॉन्च किया क्या? एक ऑनलाइन पोर्टल, इनफाइनाइट इंडिया। इनफाइनाइट इंडिया किस बैंक ने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा गुजरात बेस एक बैंक है। तो इसने भारतीय डिफेंस फोर्सेस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, एक एमओयू साइन किया मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए, कि जो हमारे डिफेंस पर्सोनल्स हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उनको ये सैलरी अब इसके अकाउंट से जाया करेगी, इसके मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में जाया करेगी, ये हैंडल करेगा डिफेंस का। अब इसमें ये क्या क्या देगा, हमारे जवान हैं उनको क्या क्या देगा? फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर देगा, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर देगा, और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देगा, जो भी हमारे एयरफोर्स के जवान होते हैं उनके लिए। हायर एजुकेशन कवर देगा, गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर देगा, ठीक है। अगर जो हमारा जवान है वो शहीद हो जाता है तो उस केस में उसकी बच्ची की शादी, ठीक है, पढ़ाई, तो ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया डिफेंस फोर्सेस ने? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट इज आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक लोकल एरिया बैंक था। देखिए लोकल एरिया बैंक क्या होता है? सबसे पहले तो लोकल एरिया बैंक बहुत ही छोटे लेवल के बैंक होते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में ही काम करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। 1996 में आरबीआई ने इनकी शुरुआत करी थी। 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोकल एरिया बैंक्स की शुरुआत करी, और तब आरबीआई को 227 एप्लीकेशंस आए। आरबीआई को 227 एप्लीकेशन तब रिसीव हुए, किसके लिए? लोकल एरिया बैंक खोलने के लिए। बट आरबीआई ने सिर्फ 10 ही कंपनीज को अप्रूवल दिया, आरबीआई ने सिर्फ 10 ही कंपनीज को अप्रूवल दिया। अब प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो ये 10 बैंक जो थे अब ये भी बीच बीच में बंद हो चुके हैं। तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के बंद हो जाने के बाद भारत में जो लोकल एरिया बैंक बच जाते हैं वो बच जाते हैं सिर्फ 2। इंडिया के अंदर प्रेजेंटली सिर्फ 2 ही लोकल एरिया बैंक्स बच जाते हैं, ठीक है, सिर्फ 2। वो कौन कौन से हैं? वो है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड एंड कृष्णा भीमा समृद्धि लैब लिमिटेड। तो ये 2 बैंक बच जाते हैं, सिर्फ 2 ही लोकल एरिया बैंक है। ये बैंक जो होते हैं लोकल एरिया बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956
एंड इनको लाइसेंस मिलता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दे आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, दे आर द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है। जिसने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा है उसको पता होगा शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है। शेड्यूल्ड बैंक बेसिकली दे आर लिस्टेड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, बट दे आर नॉन शेड्यूल्ड। ये लोकल एरिया बैंक्स होते हैं नॉन शेड्यूल्ड है, बट दे आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो कितना अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है। इनिशियल अमाउंट दैट इज 5 करोड़ रुपीज, 5 करोड़। इसके लिए 5 करोड़ का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। तो अभी सिर्फ 2 ही बचे हैं भारत में, 2, ओनली 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके रुपे सेलेक्ट एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया। रुपे सेलेक्ट एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, ठीक है। बेसिकली कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप मार्केट में जाते हो, चाहे आप कुछ कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, कोई सामान कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप इसके सहारे से पेमेंट कर पाओगे। दैट इज कॉन्टैक्टलेस। और जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कंसेशंस, ठीक है, या कुछ कैशबैक्स या कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर अट्रैक्शन पॉइंट बोल सकता हूँ मैं एनपीसीआई के साथ मिलके। देखिए एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। दिलीप असबे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दिलीप असबे। तो ये क्या करता है, भारत में आप जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, आप एटीएम से पैसा निकलवाते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप पीओएस का इस्तेमाल करते हो, ये सारा का सारा वर्क जो है वो एनपीसीआई ही हैंडल करता है। और आपके पास जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है मास्टर, मैस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, वीज़ा, दीज आर द पेमेंट प्रोवाइडर्स कंपनीज। तो रुपे इज द इंडियन प्रोडक्ट, रेस्ट आर फॉरेन प्रोडक्ट्स, बट रुपे इज द इंडियन प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई। ये एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है, तो इसीलिए रुपे सेलेक्ट को लॉन्च कर रहा है। एंड अगर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था स्वदेशी मूवमेंट की आड़ में, इसको बनाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट के चलते हुए इसको बनाया गया था 1911 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने टॉप किया द 100 फर्म्स बीएफएसआई, दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस फर्म्स। बीएफएसआई क्या है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस फर्म्स में एचडीएफसी बैंक जो है ये नंबर 1 पे रहा। अगर मैं बीएफसी फर्म्स की बात करूं तो ये जो रिपोर्ट है दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट, जो कि वीजीके के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो एचडीएफसी बैंक इसमें रहा नंबर 1 पे। सेकंड पे रहता है आईसीआईसीआई, थर्ड पे आता है एसबीआई। और ये तीनों ही बैंक, फर्स्ट 3 एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये तीनों ही आरबीआई के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक डिक्लेयर्ड किए गए हुए हैं, ठीक है। बाकी के 10 बैंक्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद येस बैंक, पीएनबी, एचएसबीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉचे बैंक एंड आईडीबीआई इस रिपोर्ट के अंदर चित्रित किए गए। तो एचडीएफसी बैंक ने टॉप किया है बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस फर्म्स की लिस्ट में। तो बच्चों ये था हमारा द इकोनॉमिक जीके ऑफ 20th दिसंबर 2022, 26th ऑफ दिसंबर 2020। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्लास का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, द एमसीक्यूज ऑन आवर पोर्टल। हमारे पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। वीकली पीडीएफ मिलता है, वीकली क्विज मिलता है, आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको हमारी वेबसाइट पे जाके उस कोर्स को सिलेक्ट करना है जस्ट, और आप पहुंच जाओगे वहाँ पे कंटेंट पेज पे। बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो कि बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो इट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।